गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम लास्ट वीडियो में हमने अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोक्सिल अम्लों में दो क्रियात्मक समूह होते हैं। पहला समूह होता है हाइड्रोक्सिल समूह और दूसरा हमारा होता है कार्बोक्सिलिक समूह। ये दोनों ही क्रियात्मक समूह स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी अभिक्रियाएं देते हैं, जबकि ये दोनों समूह एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित होते हैं। अतः हाइड्रोक्सिल अम्ल अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। फिर भी हाइड्रोक्सिल अम्ल कुछ अतिरिक्त अभिक्रियाएं भी देते हैं, जिनमें OH समूह तथा COOH समूह आपस में संयोग करके एस्टर बनाते हैं। अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद की प्रकृति हाइड्रोक्सिल समूह की कार्बोक्सिलिक के सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करती है। तो बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है, तो यहाँ पे दो क्रियात्मक समूह, एक OH है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दोनों इंडिविजुअल हैं और दोनों अपनी अपनी अभिक्रियाएं देते हैं और दोनों आपस में मिलकर भी अभिक्रियाएं देते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, यानी OH समूह के कारण अभिक्रियाएं। पहली रासायनिक अभिक्रिया है एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, यानी कि अम्ल के हाइड्रोक्सिल समूह का एसिटिलीकरण हो जाता है। यहाँ पर देखिए कि जो आपका OH ग्रुप है, आपका जो OH ग्रुप है, तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होकर यहाँ पे एसिल ग्रुप जुड़ गया और हमें यहाँ पर क्या मिला, एसिटाइल डेरिवेटिव मिला। इसी तरह से अगली रिएक्शन है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिल अम्ल का हाइड्रोक्सिल समूह एल्डिहाइडिक या कीटोनिक समूह में ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा यह कार्बन की प्रकृति पर निर्भर करता है जिस पर कि OH समूह जुड़ा हुआ होता है। अतः हाइड्रोक्सिल अम्ल एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो फर्स्ट बच्चों यहाँ पर आप देखिए डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में हमने ऑक्सीडेशन करवाया है, तो यहाँ पे OH है वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया है। अब डिपेंड करता है कि जो ये आपका R ग्रुप है वो R क्या है। यदि प्रोटोन है तो हमें ग्लाइकोलिक अम्ल से हमें क्या मिलता है, ग्लाइऑक्जेलिक एसिड मिलता है। इसी तरह से यदि यहाँ पे CH3 ग्रुप है तो लैक्टिक एसिड से हमें क्या मिलेगा, पायरुविक एसिड एज अ प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। तीसरी अभिक्रिया है, थर्ड रिएक्शन है ये रिडक्शन यानी अपचयन। जितने भी शांत हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ यदि हम इसे गर्म करें हाइड्रोक्सिल अम्ल को, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि मूल अम्ल में ये रिडक्शन हो जाता है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, आप यहाँ पर देखिए HI के साथ रिएक्शन करवाइए तो ये हमारा सिंपल एसिड बन गया, H2O और वाटर आयोडीन यहाँ से निकल गया है। अब अगली रिएक्शन आती है COOH ग्रुप की रिएक्शन। फर्स्ट है एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन में क्या होगा कि यदि हम खनिज अम्ल यदि HCl H2SO4 और अल्कोहल के साथ यदि हम इसे गर्म करें तो गर्म करने पर इसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है और हमें जो एसिड ग्रुप है वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए। इसी तरह से अगली रिएक्शन है अमाइड फॉर्मेशन है। अमाइड फॉर्मेशन में क्या, अमोनिया के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्सिल अम्ल, आप यहाँ पर देखिए अमोनिया के साथ क्रिया करके ये अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं जो कि P2O5 से रिएक्शन करके हमें अमाइड देता है, यानी कि एसिड डेरिवेटिव। अगली रिएक्शन है सॉल्ट फॉर्मेशन। यदि हम NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएं, इसको ट्रीट करें, तो हमें यहाँ पर सोडियम सॉल्ट मिलता है और ये सोडियम सॉल्ट मिलता है हमें किससे, जब हम इसकी NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं। फोर्थ रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड, यानी कि यदि PCl5 से या SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल बच्चों हमको पता है कि एसिड डेरिवेटिव्स बनेंगे। तो SOCl2 या PCl5 से रिएक्शन कराने पर हमारा जो COCl ग्रुप है वो एसिटिल क्लोराइड में एसिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कि हाइड्रोलिसिस कराने पर ये वापस से एसिड में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर क्लोरीनेशन हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे क्लोरीनेशन हुआ है। एक बार तो यहाँ से OH ग्रुप है वो रिप्लेस होके यहाँ पर Cl जुड़ गया, दूसरा यहाँ से OH का यहाँ से रिमूव होके यहाँ पर Cl जुड़ गया। अब आता है एक्शन ऑफ हीट यानी ताप का प्रभाव। जब हाइड्रोक्सिल अम्लों को गर्म किया जाता है तो बनने वाले उत्पाद OH व COH समूह की स्थिति पर निर्भर करते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड। जब अल्फा हाइड्रोक्सिक अम्लों को गर्म करते हैं तो चक्रीय डाई एस्टर प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम लैक्टाइड भी कहते हैं। ये जो अल्फा हाइड्रोक्सिक अम्ल के दो अणुओं में एक अणु OH समूह तथा दूसरे अणु का जो COH समूह है परस्पर संयोग करके एस्टरीकरण क्रिया के फलस्वरूप
जल के 2 अणुओं का निष्कासन करके लैक्टाइड बनाते हैं। अतः लैक्टाइड बनने में जो अंतराणुक एस्टरीकरण के फलस्वरूप 6 सदस्यीय वलय बनती है, यानी हमें 6 मेंबर रिंग बनेगी। अब यहाँ पर आप देखिए 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं हमने अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड के, उनको हीट किया है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला और हमें यहाँ पे क्या मिला है बच्चों, लैक्टाइड। इसी तरह से लैक्टिक एसिड को यदि हमने लिया है, इसको हीट करा है तो भी हमें यहाँ पे लैक्टाइड मिला है। अब अगला आता है आपका बीटा हाइड्रोक्सिलिक एसिड से। लेकिन जब बीटा हाइड्रोक्सिल अम्लों को हम गर्म करते हैं तो जल के निष्कासन के फलस्वरूप हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स मिलते हैं। क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पर हीट किया तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिले और हमें यहाँ पर लैक्टोन नहीं मिलता है, यानी अतः जो अल्फा हाइड्रोक्सी अम्लों को यह लैक्टोनीकृत नहीं करता है, यानी कि हमें यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलता है। और यदि यह अभिक्रिया हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है तो इसमें क्या होता है कि निर्जलीकरण के दौरान अल्फा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, न कि गामा हाइड्रोजन का, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अधिक अम्लीय होता है। और अल्फा हाइड्रोजन अधिक अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि इसके एक तरफ COH ग्रुप है, एक तरफ OH ग्रुप है। ये एक्टिव हाइड्रोजन की तरह कार्य करता है और ये एक्टिव हाइड्रोजन की तरह कार्य करता है तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा और प्रोटॉन निकलने के बाद में जो पास में जो आपका OH ग्रुप है वो वहाँ से रिमूव होगा और इस तरह से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड होगा। अब बच्चों अगली रिएक्शन है गामा हाइड्रोक्सिलिक एसिड से, यानी कि यदि हम गामा हाइड्रोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि गामा पोजीशन पर आपके OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी गामा पोजीशन कौन सी हुई आपकी, ये आपकी अल्फा हो गई, ये बीटा हो गई और ये गामा हो गई। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अल्फा बीटा गामा पोजीशन के अंदर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में हमें बच्चों एक 5 मेंबर रिंग मिलती है और जिसे हम कहते हैं लैक्टोन। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए आप लोग, OH ग्रुप है, यहाँ पे CO ग्रुप है, प्रोटोनेट किया, रेजोनेंस से यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर OH हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी और ये 5 मेंबर रिंग बन गई आपकी। यहाँ से OH निकलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट देखिए, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, फिर फर्दर वाटर मॉलिक्यूल से हमको यहाँ पर एक लैक्टोन रिंग मिलती है। यदि हम डेल हाइड्रोक्सिल अम्ल की बात करें तो डेल हाइड्रोक्सिल अम्लों को गर्म करने पर इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन होता है, यानी अंतर अणुक एस्टरीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें 6 सदस्यीय एक चक्रीय एस्टर प्राप्त होता है जिसे हम डेल लैक्टोन कहते हैं। तो बच्चों सिंपल सी मैकेनिज्म है, आप यहाँ पर देखिए कि अल्फा बीटा गामा डेल पोजीशन पर है और हमें एक 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग मिल रही है और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है और हमें 6 मेंबर रिंग मिलती है जिसे हम कहते हैं डेल लैक्टोन। अब बच्चों ये तो बात हुई हमारे अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सिलिक एसिड्स की। अब अगला जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि जब 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट हो तो वह किस तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं देंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों आपके सिलेबस में मेंशन है, पहला है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड है हाइड्रोक्सिक सक्सिनिक एसिड। अब इसका यदि IUPAC नाम अपन देखेंगे तो वो है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाई आयोडिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा आप ये देखिए, CHOH CH2 COOH और यहाँ पर आपका COOH ग्रुप है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो जो मैलिक एसिड है जनरली वो किस किस में मिलता है, वो सेब में, पका हुआ जो एप्पल होता है उसमें मिलेगा, अंगूर में मिलेगा, बेर में पाया जाता है। यदि हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखें तो मैलिक अम्ल के जल अपघटन से, यानी कि मैलिक अम्ल को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कम दाब पर गर्म करने पर हमें मैलिक अम्ल
प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मैलिक एसिड है, इसको H2O डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हम हाई अंडर प्रेशर पे यदि हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें ऐसे फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर मैलिक एसिड मिल रहा है। इसी तरह से बच्चों अगली रिएक्शन है पार्शियल रिडक्शन ऑफ टार्ट्रिक एसिड, यानी कि हम टार्ट्रिक एसिड जो है उसका पर आयोडिक अम्ल के साथ में आंशिक अपचयन कराएं तो भी हमें मैलिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी HI की प्रेजेंस में यदि हम टार्ट्रिक एसिड का रिडक्शन करवाएं पार्शियल रिडक्शन तो भी हमें मैलिक एसिड मिल जाता है। अगली है प्रयोगशाला विधि, यानी कि प्रयोगशाला में लैब में उसको किस तरह से सिंथेसाइज किया जाता है। तो सिंपल है कि जो नम सिल्वर ऑक्साइड है उसकी यदि हम ब्रोमोसक्सिनिक अम्ल के जल अपघटन द्वारा यानी कि उसकी हम रिएक्शन करवाएं तो उसके जल अपघटन के द्वारा हमें मैलिक अम्ल प्राप्त होता है। Ag2O है, मॉइस्चर लिया तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाया इसने। अब ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड है वो यहाँ से OH एडिशन हो जाता है, Br का यहाँ से निकल जाएगा, AgBr निकल जाएगा और यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ जाएगा। यदि हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो मैलिक अम्ल में दो प्रकार के क्रियात्मक समूह है, एक तो CHOH समूह होता है। इससे पहले बच्चों अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो मैलिक अम्ल जो है वो रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह जल में विलय है और मैलिक अम्ल में एक असममित कार्बन होता है, यानी एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है। इसकी वजह से ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। अब यहाँ पर ये देखिए इसमें ये वाला कार्बन जो है स्टीरियो आइसोमर, ये एसिमेट्रिक कार्बन है और ये वाला आपका एसिमेट्रिक है, ये माइनस मैलिक एसिड है, ये प्लस मैलिक एसिड है। इसी तरह से बच्चों यदि हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो मैलिक एसिड जो है इसमें दो क्रियात्मक समूह होते हैं, एक तो CHOH समूह होता है, दूसरा COH समूह होता है। तो मैलिक अम्ल जो है हाइड्रोक्सिल अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा हाइड्रोक्सिल व कार्बोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं भी वो देता है। तो फर्स्ट हमारी रिएक्शन आती है अपचयन, यानी कि हाइड्रोआयोडिक अम्ल के साथ मैलिक अम्ल के अपचयन से सक्सिनिक अम्ल प्राप्त होता है। सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने HI से रिएक्शन करवाई तो यहाँ से OH ग्रुप निकल जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सक्सिनिक एसिड मिलेगा। इसी तरह से बच्चों अगली रिएक्शन है इसकी नाइट्रिक अम्ल या फेंटान अभिकर्मक के साथ ऑक्सीकरण से ऑक्सिल एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है जो कि कीटोइनॉल चलावयता प्रदर्शित करता है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो कीटोइनॉल फॉर्म में रहता है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडेशन से यहाँ से H2O निकल गया और उसके बाद में हमें यहाँ पर इसकी ये कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनॉल फॉर्म है। तो ये कीटोइनॉल जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है वो कीटोइनॉल फॉर्म में रहता है। थर्ड रिएक्शन है इसकी ताप के साथ अभिक्रिया, यानी कि मैलिक अम्ल अल्फा हाइड्रोक्सी व बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल होते हैं, परंतु मैलिक अम्ल बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल की भांति व्यवहार करता है तथा जल के अणु के निष्कासन के फलस्वरूप ये फ्यूमेरिक अम्ल या मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है। तो आप यहाँ पर देखिए यदि हम देखें तो ये बीटा और ये अल्फा है तो ये मैलिक एसिड हो गया, बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड हो गया और यदि यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा है तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी मैलिक एसिड हो गया। अब यदि हम इसकी रिएक्शन देखें बच्चों तो आप यहाँ पर ये देखिए कि यदि हम उसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और वाटर मॉलिक्यूल निकलने की वजह से हमें यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड मिलता है जो कि फर्दर हीट करने पर मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो COOH ग्रुप हैं यानी कि जो आपके एसिड जो क्रियात्मक समूह उनकी दोनों की पोजीशन अलग अलग होती है। अब जो ये आपका मैलिक एसिड है यदि इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यदि हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखें तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं में हमें यहाँ पर ये अंतर देखने को मिलता है कि जो फ्यूमेरिक एसिड बनेगा यदि हम इसको फर्दर हीट करेंगे
तो हमें यहाँ पर एनहाइड्राइड नहीं मिलेगा। और एनहाइड्राइड हमें किस वजह से नहीं मिलेगा? एनहाइड्राइड हमें इस वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो दोनों COOH ग्रुप हैं वो विपरीत दिशा में हैं, एक दिशा में नहीं है, यानी एक तरफ नहीं है। एक तरफ नहीं होने से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का जो निष्कासन होना चाहिए था वो आसानी से नहीं हो पाएगा। और इसके विपरीत यदि आप देखेंगे कि मैलिक एसिड की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप ये देखिए कि दोनों COH ग्रुप एक ही पोजीशन पर हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आसानी से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है और हमें यहाँ पर मैलिक एनहाइड्राइड एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। तो बच्चों जो मैलिक एसिड है जनरली इसको मेडिसिन की तरह इसको यूज़ किया जाता है और एज ए पेय पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये तो बात हुई मैलिक एसिड की। अब नेक्स्ट टर्न पर हम टार्ट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। और धन्यवाद।